पति के मरते ही बहू ने सास से कहा, आप अब इस घर पर बोझ हैं। लेकिन जब बैंक से एक सच्चाई सामने आई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस घर से उसे निकाला जा रहा था वो घर असल में उसी का था। मेरा नाम सरोज है, उम्र 67 साल। जिंदगी के इस मोड़ पर मुझे लगता था कि मैंने हर दर्द देख लिया है, हर दुख सह लिया है, अब कुछ नया बचा ही नहीं है। मेरे पति रामनाथ को कैंसर ने मुझसे छीन लिया। उनकी मौत ने मेरी दुनिया ही खाली कर दी थी। मैं सोचती थी कि इससे बड़ा दुख अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं गलत थी। उनकी चिता की राख अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी। घर में अब भी मुरझाए हुए फूल पड़े थे। गेंदा और सफेद फूलों की हल्की सी खुशबू अब भी मेरे काले सूती साड़ी में अटकी हुई थी। हर बार जब मैं रसोई से बाहर आती, वो खुशबू मेरे दिल को और भारी कर देती। उसी वक्त मेरी बहू रीमा रसोई में आई। उसके हाथ बहुत सजे हुए थे, नाखून लाल रंग से चमक रहे थे। उसके कपड़ों से महंगी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। वो सीधे किचन के संगमरमर वाले स्लैब के पास गई और उंगलियों से उस पर हल्की हल्की आवाज करने लगी। मैं उस स्लैब को देख रही थी। यही वो पत्थर था जिसके लिए मेरे पति ने 3 साल तक पैसे जोड़े थे। तभी उसने ठंडी आवाज में कहा, माँ जी, अब ये घर आपके लिए बहुत बड़ा हो गया है। मेरे हाथ वहीं रुक गए। वो आगे बोली, सच कहूं तो आप अब इस घर पर बोझ बन गई हैं। आपको कहीं और जाना चाहिए। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से चाय का कप नीचे रखा। स्टील का कप संगमरमर से टकराया। हल्की सी आवाज हुई। मैंने धीरे से पूछा, क्या कहा तुमने? रीमा ने अपने बाल पीछे किए, हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसमें कोई अपनापन नहीं था। मैं और आदित्य, मेरा बेटा, हम दोनों ने सोच लिया है। आपको किसी अच्छे वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। वहां आपके जैसे लोग होंगे। आपकी देखभाल भी हो जाएगी। उसकी हर बात मेरे दिल में तीर की तरह लग रही थी। ये वही घर था जहां मैंने अपने पति के साथ 30 साल बिताए थे, जहां मेरा बेटा पहली बार चला था, जहां हर दीवार, हर कोना हमारी यादों से भरा था। मैं कहना चाहती थी, यही वो सीढ़ियां हैं जहां आदित्य बचपन में गिरा था, रोया था। यही वो जगह है जहां मेरे पति ने शादी की रात मुझे गोद में उठाकर ऊपर ले गए थे। लेकिन उस पल मेरे मुंह से सिर्फ एक सवाल निकला, आदित्य कहाँ है? रीमा ने नजरें घुमा ली। ऑफिस में है, उसे सब पता है। उसने ही कहा कि आप समझ जाएंगी। मेरा दिल टूट गया। मैंने तो 1-2 आश्रम भी देख लिए हैं, बहुत अच्छे हैं। मंगलवार को वहां गेम्स भी होते हैं। मैं उसे देखती रह गई। उसके चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। मैंने बहुत धीरे से कहा, ये घर मेरा है। वो हंस पड़ी, था आपका, अब नहीं है। समय बदल गया है माँ जी। इतना कहकर वो बाहर चली गई। उसके सैंडल की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। फिर दरवाजा जोर से बंद हुआ और मैं अकेली रह गई। मेरी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। वो पुरानी घड़ी जिसे मेरे पति हर रविवार चाबी देते थे। घड़ी ने 3 बजाए। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई, जैसे कोई चेतावनी हो। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने ठंडी चाय उठाई। उस पर हल्की सी परत जम गई थी। तभी फोन बजा, 3 बार लगातार। मैंने धीरे से रिसीवर उठाया। क्या मैं सरोज जी से बात कर रही हूं?
आवाज बहुत साफ और सीधी थी। जी, बोल रही हूँ। मैं नेहा कपूर, नेशनल बैंक से बोल रही हूँ। आपके घर के कागजों में कुछ गड़बड़ी मिली है। आपको तुरंत हमसे मिलना होगा। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। गड़बड़ी? कैसी गड़बड़ी? ये हम आमने सामने ही बता पाएंगे। क्या आप कल सुबह 10 बजे बैंक आ सकती हैं? मैंने चारों तरफ देखा। हर जगह मेरे पति की यादें थी। दीवारें, तस्वीरें, रसोई, तुलसी का पौधा। गला भर आया, लेकिन मैंने खुद को संभाला। जी, मैं आ जाऊंगी। फोन रखकर मैंने खुद को शीशे में देखा। सामने जो औरत खड़ी थी, वो मुझे खुद अजनबी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। दर्द के साथ एक नई आग भी थी। बाहर आसमान काला हो गया था। लग रहा था जैसे तूफान आने वाला है। अगली सुबह बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू पूरे माहौल में फैली थी। मैंने अपने पति की पुरानी शॉल ओढ़ी। वो अब नहीं थे, लेकिन उनकी खुशबू अब भी उसमें थी। मैंने खुद के लिए चाय बनाई। आज चाय गर्म थी, लेकिन दिल अब भी ठंडा था। आदित्य घर नहीं आया था। मैंने खुद ही दरवाजा बंद किया। घर की खामोशी चुभ रही थी। मैंने अपनी पुरानी कार निकाली। सीट पर बैठते ही लगा जैसे रामनाथ मेरे साथ हैं। गाड़ी स्टार्ट की और पहली बार मुझे अंदर से थोड़ा हौसला महसूस हुआ, जैसे कोई कह रहा हो, सरोज, तू अकेली नहीं है। सड़कें भीगी हुई थी। लोग अपने काम में लगे थे, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। रीमा का वो वाकया। ये घर अब आपका नहीं है। मैंने स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ा और बैंक की तरफ बढ़ गई। अगली सुबह मैं बैंक के बाहर खड़ी थी। बड़ी सी बिल्डिंग, शीशे की दीवारें, अंदर आते जाते लोग। मेरे हाथ में मेरी पुरानी शॉल थी। दिल तेज धड़क रहा था। मैंने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। जैसे ही अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, जी मैडम, किससे मिलना है? मैंने धीमे से कहा, नेहा कपूर ने बुलाया है। उसने फोन मिलाया, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, जी, आप फर्स्ट फ्लोर पर चले जाइए, केबिन नंबर 103। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। कमरा छोटा था, लेकिन साफ सुथरा। लकड़ी की टेबल, फाइलों का ढेर और खिड़की से आती हल्की धूप। वहीं बैठी थी नेहा कपूर। करीब 55 साल की होंगी। बाल सफेद, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। उन्होंने मुझे देखते ही खड़े होकर नमस्ते किया। आइए सरोज जी, बैठिए। मैं कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने फाइल खोली और सीधी बात शुरू की। मैं आपको घुमा फिराकर कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। कल आपकी बहू रीमा हमारे बैंक आई थी। मेरे दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। वो कह रही थी कि इस घर की नई मालिक वही है। मेरे मुंह से बस एक शब्द निकला, क्या? नेहा जी ने धीरे से सिर हिलाया। जी। उसने कुछ कागज भी दिखाए। उन्होंने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई, लेकिन जब हमने उन्हें ध्यान से देखा, तो हमें कुछ गड़बड़ लगी। मैंने कांपते हाथों से कागज उठाए। पहली नजर में सब ठीक लग रहा था। नाम, पता, सब सही।
लेकिन नेहा जी ने उंगली रखकर समझाया, ये देखिए, ये नोटरी की मुहर जिस कंपनी की है वो 4 साल पहले बंद हो चुकी है। मेरे होश उड़ गए। और ये तारीख हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं करती। मैंने ध्यान से देखा। उस पर मेरे पति रामनाथ के साइन थे, लेकिन वो उनकी लिखावट नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं फुसफुसाई, मतलब ये सब झूठ है। नेहा जी ने गंभीर आवाज में कहा, सीधी भाषा में कहें तो ये कागज नकली है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे कानों में सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, तो सच क्या है? ये घर किसके नाम है? नेहा जी ने दूसरी फाइल खोली। इस बार कागज पुराने थे, लेकिन असली। उन्होंने वो मेरे सामने रख दिए। सरोज जी, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से। उन्होंने मेरी तरफ देखा। ये घर पिछले 35 साल से आपके नाम पर है। मेरी सांस जैसे रुक गई। मेरे नाम? जी। उनकी आवाज शांत थी। आपके पति ने बहुत पहले ही ये घर आपके नाम कर दिया था। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। इतने सालों तक मैं सोचती रही कि ये घर उनके नाम है, और आज पता चला कि ये हमेशा से मेरा था। मैंने कागज को छुआ। उस पर मेरा ही नाम लिखा था, सरोज शर्मा। मेरी अपनी लिखावट, लेकिन मुझे ही अजनबी लग रही थी। मेरी आंखों के सामने सब घूमने लगा। रामनाथ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नेहा जी धीरे से बोली, उन्होंने शायद आपकी सुरक्षा के लिए ऐसा किया होगा, ताकि अगर कभी कुछ हो जाए तो आपको कोई घर से निकाल ना सके। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, इनमें गर्व भी था। मेरे पति ने मुझे कमजोर नहीं समझा। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। कल आपकी बहू रीमा हमारे बैंक आई थी। मेरे दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। वो कह रही थी कि इस घर की नई मालिक वही है। मेरे मुंह से बस एक शब्द निकला, क्या? नेहा जी ने धीरे से सिर हिलाया। जी। उसने कुछ कागज भी दिखाए। उन्होंने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई, लेकिन जब हमने उन्हें ध्यान से देखा तो हमें कुछ गड़बड़ लगी। मैंने कांपते हाथों से कागज उठाए। पहली नजर में सब ठीक लग रहा था। नाम, पता, सब सही। लेकिन नेहा जी ने उंगली रखकर समझाया, ये देखिए, ये नोटरी की मुहर जिस कंपनी की है वो 4 साल पहले बंद हो चुकी है। मेरे होश उड़ गए। और ये तारीख हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं करती। मैंने ध्यान से देखा। उस पर मेरे पति रामनाथ के साइन थे, लेकिन वो उनकी लिखावट नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं फुसफुसाई, मतलब ये सब झूठ है। नेहा जी ने गंभीर आवाज में कहा, सीधी भाषा में कहें तो ये कागज नकली है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे कानों में सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, तो सच क्या है? ये घर किसके नाम है? नेहा जी ने दूसरी फाइल खोली। इस बार कागज पुराने थे, लेकिन असली। उन्होंने वो मेरे सामने रख दिए। सरोज जी, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से। उन्होंने मेरी तरफ देखा। ये घर पिछले 35 साल से आपके नाम पर है। मेरी सांस जैसे रुक गई। मेरे नाम? जी।
उनकी आवाज शांत थी। आपके पति ने बहुत पहले ही ये घर आपके नाम कर दिया था। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। इतने सालों तक मैं सोचती रही कि ये घर उनके नाम है, और आज पता चला कि ये हमेशा से मेरा था। मैंने कागज को छुआ। उस पर मेरा ही नाम लिखा था, सरोज शर्मा। मेरी अपनी लिखावट, लेकिन मुझे ही अजनबी लग रही थी। मेरी आंखों के सामने सब घूमने लगा। रामनाथ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नेहा जी धीरे से बोली। उन्होंने शायद आपकी सुरक्षा के लिए ऐसा किया होगा, ताकि अगर कभी कुछ हो जाए तो आपको कोई घर से निकाल ना सके। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, इनमें गर्व भी था। मेरे पति ने मुझे कमजोर नहीं समझा, उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। बस चुपचाप। नेहा जी ने आगे कहा, अगर आपकी बहू फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश करे तो आप सीधे पुलिस को बुलाइए। ये मामला धोखाधड़ी और बुजुर्ग शोषण का है। मेरे अंदर जैसे आग जल उठी। रीमा की वो मुस्कान याद आ गई। आप बोझ हैं, मैंने धीरे से कहा। अब देखती हूं कौन बोझ है। मैंने फाइल कसकर पकड़ी। अगर वो फिर से आए तो, नेहा जी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, इस बार आपके पास सच होगा, और हिम्मत भी। मैंने गहरी सांस ली। बाहर फिर से बादल छा रहे थे, जैसे आसमान भी कह रहा हो, तूफान अभी बाकी है। मैं बैंक से बाहर निकली। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। हवा तेज चल रही थी। मेरे हाथ में वो फाइल थी जिसमें मेरा सच लिखा था, मेरी पहचान, मेरी ताकत। मैं कार में बैठी, और जैसे ही दरवाजा बंद किया मेरी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन इस बार ये कमजोरी के आंसू नहीं थे, इनमें गुस्सा था, और एक नई ताकत भी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर बारिश की बूंदें शीशे पर गिरती रहीं, और हर बूंद मुझे याद दिला रही थी, ये घर तेरा है, कोई तुझसे नहीं छीन सकता। जैसे ही मैं घर के बाहर पहुंची, मैंने देखा दरवाजा आधा खुला था। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं धीरे से अंदर गई, और तभी बैठक से आवाज आई, रीमा की। मैंने कह दिया है, आज ही फैसला होगा। उसके सामने आदित्य खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। मैंने दरवाजा बंद किया और सीधे उनके सामने चली गई। दोनों मुझे देखकर चौंक गए। रीमा ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अरे माँ जी, आप आ गई। बैंक का काम हो गया। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। उन्होंने आपको समझा ही दिया होगा कि अब आपको आराम करना चाहिए। मैंने बिना कुछ कहे फाइल टेबल पर रख दी और उसकी आंखों में सीधा देखा। हाँ, उन्होंने बहुत कुछ समझाया। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा ठहराव था। उन्होंने बताया कि ये घर किसका है? आदित्य ने धीरे से पूछा। क्या मतलब माँ? मैंने फाइल खोली और असली कागज उनके सामने रख दिए। ये घर पिछले 35 साल से मेरे नाम पर है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रीमा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कागज उठाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ रोक दिया। इनको मत छूना, ये सच है, तुम्हारे झूठ से बहुत भारी। आदित्य बिल्कुल चुप खड़ा था। उसकी आंखों में शौक था,
लेकिन पापा ने कभी बताया नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन कोई तुम्हें भटका सकता है। रीमा अचानक चिल्लाई, ये सब झूठ है, ये कागज नकली हैं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो अभी भी झूठ पर टिकी हुई थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बैंक वालों ने तुम्हारे कागज देखे थे, सब नकली निकले। कमरे में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी, हर आवाज जैसे सच को और मजबूत कर रही थी। रीमा धीरे धीरे पीछे हट गई। उसने आदित्य की तरफ देखा, कुछ बोलो, ये सब गलत है ना। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। आखिरकार उसने धीमे से कहा, माँ, क्या ये सच है? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। हाँ बेटा, यही सच है। अब फैसला तुम्हारा है। तुम अपनी माँ के साथ हो या झूठ के साथ। इतना कहते ही बाहर तेज बिजली कड़की। कमरा एक पल के लिए चमक उठा। रीमा के चेहरे से नकली आत्मविश्वास गायब हो गया। और उसी पल मुझे लगा, मैं बदल चुकी हूं। मैं अब वो औरत नहीं थी जो चुपचाप सब सहती थी। मैं सरोज थी, इस घर की असली मालिक। और अब अपनी इज्जत की रखवाली करने वाली। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली तूफान अभी आना बाकी था। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, इतनी तेज कि दिल तक हिल गया। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और गहरी सांस ली। कुछ बड़ा होने वाला था। दरवाजे पर लगातार जोर जोर से दस्तक हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिर्फ दरवाजा नहीं, हमारी जिंदगी को भी हिला रहा हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। रीमा की आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था और आदित्य की सांसें तेज हो गई थी। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम भारी लग रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर दरवाजा खोल दिया। सामने दो पुलिस वाले खड़े थे, बारिश में भीगे हुए। एक महिला अफसर, उम्र करीब 50 से 55 साल, चेहरे पर सख्ती, आंखों में अनुभव। उनके साथ एक जवान पुलिस वाला था। महिला अफसर ने सीधा मेरी आंखों में देखा। मैं इंस्पेक्टर सविता चौहान और ये कांस्टेबल विकास। हमें बैंक से शिकायत मिली है, आपके घर के कागजों में फर्जीवाड़ा हुआ है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? मैंने बिना कुछ बोले दरवाजा और खोल दिया। जी, आइए। दोनों अंदर आए। उनके जूतों से टपकती बारिश की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। बैठक में आते ही उनकी नजर टेबल पर रखे कागजों पर पड़ी। घड़ी की टिक टिक उस वक्त और तेज लग रही थी, जैसे हर सेकंड सच की गिनती कर रहा हो। इंस्पेक्टर सविता मेरी तरफ मुड़ी। सरोज जी, आप हमें बताइए, क्या हुआ था? मैंने गहरी सांस ली और सब कुछ बताना शुरू किया। कैसे रीमा बैंक गई, कैसे उसने नकली कागज दिखाए, कैसे बैंक ने उसकी चाल पकड़ ली। मेरी आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी, ताकत थी। सविता जी ने ध्यान से सब सुना, फिर कागज उठाकर देखने लगी। कुछ सेकंड बाद उन्होंने रीमा की तरफ देखा। आप ही हैं ना? रीमा? रीमा का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, जी। तो बताइए, ये नकली कागज आपके पास कैसे आए? रीमा हड़बड़ा गई। नन्ही,
ये सब गलतफहमी है। मुझे लगा ये असली है। मैं तो बस। सविता जी ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। बस क्या? धोखा देने आई थी बैंक को? कमरे में सन्नाटा छा गया। ये देखिए, उन्होंने कागज दिखाते हुए कहा। नकली मुहर, गलत तारीख, ये साफ साफ फर्जीवाड़ा है। रीमा के चेहरे से रंग उड़ गया। आदित्य अचानक बीच में बोला, नहीं, मैं नहीं जानता था कि ये नकली है। मुझे लगा रीमा सही कह रही है। उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे अंदर मां का दिल भी था और टूटा हुआ विश्वास भी। मैंने धीरे से कहा, आराम देने का मतलब ये नहीं होता बेटा कि मां को घर से निकाल दिया जाए। आदित्य की आंखों से आंसू गिरने लगे। कमरे का माहौल भारी हो गया। सविता जी ने अपनी डायरी में कुछ लिखा। फिर सीधा बोली, हमें ये मामला दर्ज करना होगा। रीमा जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, प्लीज, ऐसा मत कीजिए। उसने आदित्य की तरफ देखा। कुछ बोलो, रोक लो इन्हें। आदित्य वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन शब्द नहीं थे। मैंने उस पल अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस की, जैसे सालों का दर्द अब धीरे धीरे बाहर निकल रहा हो। मैंने सविता जी से कहा, ऑफिसर, मैं पूरा सहयोग करूंगी। बस जो सही है वही होना चाहिए। उन्होंने सिर हिलाया। कांस्टेबल विकास आगे बढ़ा और रीमा को खड़ा किया। रीमा रोने लगी। आप सबको धोखा दिया है इस औरत ने। मैं तो बस। लेकिन उसकी आवाज बारिश में खो गई। जैसे ही पुलिस उसे लेकर बाहर जाने लगी, अचानक आदित्य मेरे पैरों में गिर गया। मां, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं समझ नहीं पाया। मैं आपका बेटा हूं और मैंने ही आपको चोट दी। मेरे हाथ अपने आप उसके सिर पर चले गए। मेरा दिल टूट चुका था, लेकिन मां का दिल अभी भी जिंदा था। मैंने धीरे से कहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही बेटा, लेकिन याद रखना, विश्वास टूटने के बाद उसे जोड़ने में बहुत समय लगता है। वो रोता रहा। मैं खड़ी रही, सीधी, मजबूत। और एक बात मैंने साफ शब्दों में कहा, ये घर मेरा है, इसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा और धीरे धीरे दूर चला गया। घर में फिर से सन्नाटा छा गया। बस घड़ी की टिक टिक और आदित्य की सिसकियां। मैंने एक पल के लिए आंखें बंद की। मुझे ऐसा लगा जैसे रामनाथ मेरे पास खड़े हैं और कह रहे हैं, सरोज, तू अकेली नहीं है। मैंने आंखें खोली और पहली बार मुझे खुद पर गर्व हुआ। लेकिन मैं जानती थी, ये अंत नहीं था, ये सिर्फ शुरुआत थी। रीमा चली गई थी, लेकिन उसके शब्द, उसकी बातें, उसका जहर अब भी दीवारों में गूंज रहा था। तुम अकेली रह जाओगी। मैं धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। मेरे हाथ में अब भी वो कागज थे जिन पर मेरा नाम लिखा था, सरोज। पहली बार मुझे लगा मैं सिर्फ किसी की पत्नी या मां नहीं हूं, मैं खुद भी कुछ हूं। मेरी अपनी पहचान है। आदित्य फर्श पर बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखों में पछतावा। उसकी हालत देखकर दिल टूट रहा था, लेकिन उसने जो किया था वो भूलना आसान नहीं था।
मैंने धीरे से कहा, आदित्य। उसने तुरंत सिर उठाया। माँ, मैं गुनहगार हूं। मैंने आपकी बात नहीं समझी। मैं रीमा के झूठ में आ गया। लेकिन मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी आवाज में सच्चाई थी। लेकिन देर हो चुकी थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। मां बेटे का रिश्ता सिर्फ खून से नहीं होता, विश्वास से भी होता है। और तूने वो विश्वास तोड़ दिया। वो चुप हो गया। आंसू गिरते रहे। मैं सब ठीक कर दूंगा मां। मैं बदल जाऊंगा। मेरे दिल में एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ मां, जो उसे गले लगाना चाहती थी। दूसरी तरफ आत्मसम्मान, जो मुझे रोक रहा था। मैं उठी और धीरे धीरे उस पुरानी मेज के पास गई जहां रामनाथ बैठा करते थे। मैंने उसकी दराज खोली। अंदर पुराने कागज, तस्वीरें और एक बंद छोटा सा खांचा जिसमें ताला लगा था। मैंने इधर उधर देखा, फिर रामनाथ की फोटो उठाई। पीछे एक छोटी चाबी चिपकी हुई थी। मेरे हाथ कांप गए। मैंने वो चाबी ताले में डाली और धीरे से घुमाई। टक, दराज खुल गई। अंदर एक पुराना लिफाफा था जिस पर लिखा था, मेरी सरोज के लिए। मेरी सांस रुक गई। मैंने धीरे से वो लिफाफा उठाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखें नम हो गईं। मैंने उसे खोला। अंदर एक खत था, रामनाथ की लिखावट में। मैंने पढ़ना शुरू किया और हर शब्द मेरे दिल को छू रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। लिफाफा खुल चुका था और अंदर रखा वो खत जैसे मेरे दिल की धड़कनों को पढ़ रहा था। कमरे में गहरी खामोशी थी। बस घड़ी की टिक टिक और आदित्य की हल्की सिसकियां। मैंने धीरे से पहला पन्ना खोला। उस पर मेरे पति रामनाथ की लिखावट थी। मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरी सरोज। बस ये 2 शब्द पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले, जैसे वो सामने खड़े होकर मुझे बुला रहे हों। मैंने गहरी सांस ली और आगे पढ़ा। अगर तू ये खत पढ़ रही है तो इसका मतलब है कि मैं अब तेरे पास नहीं हूं। मेरे हाथ और कांपने लगे। और शायद तूने वो सच जान लिया है जो मैंने इतने सालों तक छुपा कर रखा। मैंने एक पल के लिए आंखें बंद की। दिल भर आया था। ये घर, हमारा घर, मैंने बहुत साल पहले तेरे नाम कर दिया था। मेरी सांस अटक गई। जब आदित्य पैदा हुआ था उसी समय मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, तेरे सिर पर हमेशा छत रहे। मेरे आंसू अब रुक नहीं रहे थे। मैंने तुझसे ये बात इसलिए नहीं कही क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये जिम्मेदारी तुझे परेशान ना कर दे। और मुझे ये भी डर था कि अगर किसी को पता चल गया तो लोग तुझे कमजोर समझकर तेरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मैंने खत को और कसकर पकड़ लिया। हर शब्द मेरे दिल में उतर रहा था। लेकिन सरोज, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं। तू जितनी मजबूत है उतना तूने खुद को कभी नहीं समझा। मेरे होंठ कांपने लगे। तूने हमेशा दूसरों के लिए जिया, कभी अपने लिए नहीं। तूने कभी खुद को महत्व नहीं दिया। लेकिन अब समय आ गया है। तू अपनी ताकत पहचान। मेरे आंसू अब धीरे धीरे थमने लगे। उनकी जगह एक नई हिम्मत जन्म ले रही थी। अगर कभी ऐसा दिन आए जब कोई तुझसे ये घर छीनने की कोशिश करे तो ये खत पढ़ लेना और याद रखना कि मैंने तुझे कमजोर नहीं,
बल्कि सबसे मजबूत समझकर ये जिम्मेदारी दी है। मैंने खत को अपने सीने से लगा लिया। ऐसा लगा जैसे रामनाथ ने मुझे गले लगा लिया हो। तू अकेली नहीं है सरोज, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। हर उस फैसले में जहां तुझे खुद के लिए खड़ा होना पड़े। हमेशा तेरा रामनाथ। मैं वहीं खड़ी रह गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार इनमें दर्द कम था और ताकत ज्यादा। मैंने धीरे से खत नीचे किया और आदित्य की तरफ देखा। वो चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, मां, पापा को सब पहले से पता था और मैंने ही उनकी सबसे बड़ी चिंता सच कर दी। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं अपनी ही मां को घर से निकालने चला था। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे दिल में दर्द था, लेकिन अब उस दर्द के साथ समझ भी थी। मैंने शांत आवाज में कहा, हाँ, तेरे पापा को पता था, इसलिए उन्होंने मुझे पहले ही मजबूत बना दिया। आदित्य रोने लगा। मां, मैं बहुत छोटा हो गया हूं। मैंने आपको समझा ही नहीं। मैंने गहरी सांस ली। गलती तेरी है बेटा, लेकिन अगर सच में सुधारना चाहता है तो रास्ता अभी भी है। वो तुरंत मेरे पास आ गया। मैं सब ठीक कर दूंगा मां, बस एक मौका दे दो। मैंने उसकी आंखों में देखा। पहली बार मुझे उसमें सच्चाई नजर आई। मैंने साफ शब्दों में कहा, ये घर मेरा है और जब तक मैं जिंदा हूं कोई इसे छू भी नहीं सकता। वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो सबसे पहले अपनी मां की इज्जत करना सीख और मेरे साथ खड़ा होना सीख। उसने तुरंत कहा, मैं वादा करता हूं मां, अब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। कमरे में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार ये खामोशी भारी नहीं थी। इसमें सुकून था। मैंने चारों तरफ देखा। वही दीवारें, वही घर, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। पहले मैं इस घर में रहती थी, अब ये घर मेरे अंदर रहने लगा था। मैंने धीरे से रामनाथ की तस्वीर उठाई और मुस्कुराई। आप सही थे, मैं सच में मजबूत हूं। उस रात मैं बहुत समय बाद चैन से सोई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दिल में रोशनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे रामनाथ मेरे पास बैठे हों और मेरा हाथ पकड़े हुए हों। सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, तो घर का हर कोना चमक उठा। रसोई, सीढ़ियां, आंगन, सब कुछ नया लग रहा था। आदित्य धीरे से मेरे पास आया। मां, आज से मैं घड़ी चढ़ाऊंगा, जैसे पापा करते थे। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। वो घड़ी अब सिर्फ समय नहीं बताएगी, वो मुझे हर दिन याद दिलाएगी कि मैं कौन हूं। मैंने कुछ दिनों बाद वकील से मिलकर सारे कागज और मजबूत करवा लिए। घर में नए ताले लगवाए, सुरक्षा का इंतजाम किया और फिर मैंने पहली बार सोचा, अब सिर्फ जीना नहीं है, अब अपने लिए जीना है। मैंने मोहल्ले की महिलाओं के साथ बागवानी शुरू की, चित्र बनाना सीखा। शाम को आंगन में बैठकर तुलसी को पानी देती तो मन में अजीब सा सुकून आता। रामनाथ की आवाज जैसे कानों में गूंजती, सरोज, तू मजबूत है। और अब मुझे खुद पर यकीन था। मैं सिर्फ किसी की पत्नी या मां नहीं थी, मैं थी सरोज, इस घर की मालिक।
अपने आत्मसम्मान की रखवाली करने वाली। लेकिन एक बात अभी बाकी थी। कहानी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि रीमा अब भी जेल में थी और उसका गुस्सा, उसकी नफरत अभी खत्म नहीं हुई थी। मुझे पता था वो वापस आएगी, किसी ना किसी रूप में, और तब मुझे और भी मजबूत बनकर खड़ा होना होगा। मैं खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर चांदनी फैली हुई थी। मेरे हाथ में रामनाथ का खत था। मैंने आखिरी लाइन फिर से पढ़ी। तू जितनी मजबूत है, उतना तूने खुद को कभी नहीं जाना। मैं हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से कहा, अब जान गई हूं। कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, और मेरी कहानी भी अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी। रीमा जेल में थी। घर में शांति थी। आदित्य बदल चुका था। लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी अभी भी थी, जैसे कोई तूफान अभी पूरी तरह थमा नहीं हो। दिन बीतते गए। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। सुबह तुलसी को पानी देना, दोपहर में बागवानी, शाम को खुद के लिए समय। अब मैं सिर्फ जी नहीं रही थी, मैं जीना महसूस कर रही थी। एक दिन दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मैंने दरवाजा खोला। सामने एक पुलिसवाला खड़ा था। उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा, माताजी, रीमा जमानत पर बाहर आ गई है। मेरे हाथ एक पल के लिए ठहर गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन इस बार डर नहीं था, बस एक तैयारी थी। मैंने शांत स्वर में पूछा, कब आई? आज सुबह। और उसने आपके बारे में भी पूछा है? मैंने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है। दरवाजा बंद करके मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही। खामोशी, लेकिन अंदर एक अजीब सी ताकत जाग रही थी। मैंने मन ही मन कहा, अब जो होगा सामने होगा। शाम का समय था। आंगन में हल्की हवा चल रही थी। तभी गेट के पास आवाज आई। मैंने देखा, रीमा खड़ी थी। वही चेहरा, लेकिन अब उसमें पहले जैसी चमक नहीं थी। आंखों में गुस्सा भी था और हार भी। वो धीरे धीरे अंदर आई। आदित्य भी वहीं था। उसने रीमा को देखा, लेकिन इस बार वो चुप रहा। रीमा ने सीधे मेरी तरफ देखा। बहुत खुश लग रही हो। उसकी आवाज में तंज था। मैंने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। हाँ, क्योंकि अब मैं खुद को पहचान गई हूं। वो हंस पड़ी। खुद को पहचान गई हो, या हालात ने मजबूर कर दिया? मैंने बिना गुस्से के जवाब दिया, हालात हमें तोड़ते नहीं, सिखाते हैं। वो एक कदम और आगे बढ़ी। और तुमने क्या सीखा? मैंने धीरे से कहा कि इज्जत मांगने से नहीं मिलती, खुद कमानी पड़ती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य सब कुछ सुन रहा था। रीमा ने गुस्से में कहा, तो अब क्या करोगी? मुझे घर से निकाल दोगी? मैंने उसकी आंखों में सीधा देखा। ये घर मेरा है, और यहां वही रहेगा जो इस घर की इज्जत करेगा। उसने तुरंत कहा, मतलब मैं नहीं रह सकती? मैंने साफ शब्दों में कहा, जब तक तू बदल नहीं जाती, तब तक नहीं। रीमा चुप हो गई। पहली बार। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गलती की है। उसकी आवाज अब धीमी थी, लेकिन
क्या मुझे एक मौका भी नहीं मिलेगा? मैंने गहरी सांस ली। दिल में हलचल थी, लेकिन इस बार मैं सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी सोच रही थी। मैंने कहा, मौका मिलेगा, लेकिन शर्तों के साथ। वो तुरंत बोली, कौन सी शर्तें? मैंने एक एक शब्द साफ कहा। पहली, इस घर में किसी की बेइज्जती नहीं होगी। दूसरी, तू खुद अपने पैरों पर खड़ी होगी। और तीसरी, तू मुझे मां समझेगी, बोझ नहीं। रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से सिर झुका लिया। मैं कोशिश करूंगी, मैंने कहा। कोशिश नहीं, साबित करना होगा। आदित्य आगे बढ़ा। उसने दोनों की तरफ देखा। आज से ये घर फिर से घर बनेगा। उसकी आवाज में सच्चाई थी। दिन धीरे धीरे बदलने लगे। रीमा ने खुद को बदलना शुरू किया। वो सुबह मेरे साथ रसोई में मदद करती, मेरे साथ बैठकर बात करती, कभी कभी माफी भी मांगती। और मैंने उसे मौका दिया, लेकिन अपनी सीमाओं के साथ। अब मैं वही पुरानी सरोज नहीं थी, जो सब सह लेती थी। अब मैं जानती थी कब बोलना है और कब चुप रहना है। एक दिन रीमा मेरे पास आई। उसके हाथ में एक छोटा सा पौधा था। मां, ये आपके लिए। मैंने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। तुलसी का पौधा है, मैंने खुद लगाया है। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने पौधा लिया और आंगन में लगा दिया। वो पल मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि ये सिर्फ एक पौधा नहीं था, ये एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। समय बीतता गया। घर में अब शांति थी, सम्मान था, और सबसे बड़ी बात, समझ थी। एक रात मैं खिड़की के पास बैठी थी। चांदनी पूरे आंगन में फैली थी। मेरे हाथ में फिर वही खत था, रामनाथ का। मैंने आखिरी लाइन फिर से पढ़ी। तू जितनी मजबूत है, उतना तूने खुद को कभी नहीं जाना। मैं मुस्कुराई और धीरे से कहा, अब जान गई हूं। मैंने आसमान की तरफ देखा, जैसे वो कहीं ऊपर से मुझे देख रहे हों। आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, आपने मुझे खुद से मिलवा दिया। आज मैं सिर्फ एक औरत नहीं थी, मैं एक मिसाल थी। उन सब के लिए जो खुद को कमजोर समझते हैं, जो सोचते हैं कि उनकी आवाज की कोई कीमत नहीं। लेकिन सच ये है कि जब इंसान खुद के लिए खड़ा हो जाता है, तो दुनिया खुद रास्ता दे देती है। औरत कभी कमजोर नहीं होती, बस उसे अपनी ताकत पहचानने में वक्त लगता है। और जब वो पहचान लेती है, तो कोई भी उसे झुका नहीं सकता। मैंने आखिरी बार अपने घर को देखा। दीवारें, आंगन, दरवाजा, सब कुछ अब मेरा था। लेकिन सबसे ज्यादा मैं खुद की थी। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, मैं कमजोर नहीं हूं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें जिंदगी के फैसले।